सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बड़ा फैसला आया संगीन गद्दारी केस के हवाले से, और उस फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन जो कि भरपूर अंदाज में अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, और सियासी जो रहनुमा हैं वो भी अपने तरीके से अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं, उनके वकील की जानिब से बता दिया गया है कि अपील में जाएंगे और कानूनी तौर पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत कुछ बेहतर होगी तो वो बताएंगे, उसके बाद हम लोग रिव्यू में जाएंगे। हुकूमत ने भी इस केस को लड़ने की तैयारी कर ली है, और आज वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी का हंगामी इजलास भी 5 बजे तलब किया है। इजलास इस वक्त जारी है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इजलास की सूरत हाल जान लेते हैं। वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी का हंगामी इजलास शाम 5 बजे तलब किया, जो कि इस वक्त शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, कौन कौन पहुंचा है, एजेंडा क्या है। जी शहबाज। बिल्कुल सहरिश, ये हंगामी इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुबह जो है वो जो जिनेवा से पाकिस्तान पहुंचे थे, और पहुंचते उन्होंने कोर कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया है। उसका एजेंडा जो है, इसमें 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज जो कानूनी टीम है वो 2 फैसलों पर, यानी कि एक जो कल फैसला परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक है उस पर जो है वो ब्रीफिंग देगी, और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुतालिक तफसीली उस पर भी आज जो है कोर कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। तो आज हमारे जरा ये बता रहे हैं कि इसमें कोर कमेटी के जो एक्सटेंशन वाला मामला है उस पर अपील में जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि ये कोर कमेटी इजलास तहरीक इंसाफ का पार्टी का सबसे बड़ा फोरम है, जिसके अंदर इस वक्त जो है 2 वज़ीर आला, 3 गवर्नर, वफाकी वज़ीर और पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक है। तो वो उस वाल से जो है अभी ब्रीफिंग दी जा रही है, और हुकूमत तमाम तर मामले को देख रही है कि कल जो फैसला है उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है फौज पाकिस्तान का, इसको रद्द-ए-अमल आया, ये तमाम तर बातें आज के इजलास में जो है वो ज़ेरे गौर आएंगी। उसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आज के इजलास में वो ये होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अफगान की जो तकर्री का मामला है, जब आज जैसे स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मुलाकात हुई, फैसला किया गया है कि 2 रोज में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि इस पर वज़ीर-ए-आज़म कैटेगोरी कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि मामला पार्लिमान के अंदर ही हल हो। तो तमाम वज़ीर-ए-आज़म को जो है आज के इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। और एक बड़ा अहम नुकता वो ये है कि इस वक्त जो भारत में जो शहरी पाकिस्तान में बड़े सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान को, इस वाले इमरान खान ने जिनेवा में भी जो उनकी यूएन हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, उसमें ये मामला वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया था और कहा था कि यूएन हाई कमिश्नर जो है वो इस तमाम मामले को देखें और भारत इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो आज के कोर कमेटी का इजलास जो कि इस वक्त जारी है, इसमें तमाम तर मामले पर जो है बातचीत होगी, लेकिन जो एजेंडे में टॉप पर रखा गया है वो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले जो किसी अदालत का फैसला है, क्योंकि अब परवेज़ मुशर्रफ के वकील भी कह चुके हैं कि तमाम तर मामले को देख के हम जो है उसको रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। तो कल इस हवाले से एक हुकूमती जो टीम है, जो कानूनी टीम है, उसका भी इजलास हुआ था, जिसको फारूक नसीम ने चेयर किया। इसमें अटॉर्नी जनरल समेत जो दीगर कानूनी माहिरीन है वो इजलास में शरीक थे, और इजलास में तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया था। जबकि जो दूसरा एक्सटेंशन वाला मामला है उस पर जो ये फैसला किया गया था कानूनी टीम ने कि हम इस मामले को काबीना में भिजवा रहे हैं। तो ये बड़ा अहम इजलास है, जिसमें 4 निकात पर गुफ्तगू होगी, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो पार्टी लायामल बताएंगे और रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है उस पर हुकूमती जो कुछ वज़ीर हैं वो ये राय रखते हैं कि इस मामले को जो है वो काबीना में लेके जाना चाहिए। ठीक है, काबीना में लेके जाना चाहिए, इस मामले को यहीं पर हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें सूरत हाल बताई। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये दोनों बहुत अहम मामलात हैं जो कि आज के इस इजलास में डिस्कस होना है, और वज़ीर-ए-आज़म तमाम अपनी जो कैबिनेट है उससे राय भी लेंगे, और उसके बाद अगला लाहेमल जो है उससे आगाह किया जाएगा। अवाम ने भी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ख़ास तौर पर कल का जो फैसला है, बहुत अहम फैसला, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फैसला कि पहली बार आर्टिकल 6 के तहत सज़ा हुई, और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो कि साबिक आर्मी चीफ भी हैं, उनको ये सज़ा सुनाई गई। उनकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। और इस फैसले के बाद उनके अपने तासुरात क्या हैं वो अभी इस किस्म का कोई वीडियो पैगाम अभी सामने नहीं आया है, लिहाजा उनकी लीगल टीम की जानिब से बता दिया गया कि अब हम आगे कार्रवाई करेंगे, इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लोगों ने किन तासुरात का इजहार किया, उनके हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में
सपोर्ट किया गया परवेज़ मुशर्रफ को, इस फैसले के खिलाफ बातें हुई हैं। कल से अब तक जो हमें रद्द-ए-अमल दिखाई दिया है, लोगों का कहना क्या है आपको वो भी दिखाते हैं। जैसा कि ये फैसला आया है, देखा जाए तो एक तरफा फैसला है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ एक नहीं था ना, और वो मुल्क का सुपर सालार रह चुका है। उसने पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया। बहुत गलत हुआ है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो हमारे कारगिल का हीरो है और उसके अलावा 1971 में वो जंग लड़ा है। अगर आर्मी के साथ पाकिस्तान में ऐसा होगा, आर्मी के लीडर के साथ, तो फिर इससे बड़े माफिया और करप्ट सियासतदान बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सबूत है। मुझे तो हैरत है कि जिनके लिए ये भी कहा जाता था कि ये राह के एजेंट हैं, उनको कुछ भी नहीं किया गया, उनके लिए सज़ा नहीं है। फैसला तो कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है सदर भी रह चुके हैं और हमारी पाक फौज के सलार भी रह चुके हैं। तो इस हिसाब से जो मैं इस चीज़ को जो ना वो फैसले को मुनासिब नहीं समझता हूँ और ये बिल्कुल गलत किया गया है। देखिए, मुशर्रफ साहब के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने पाकिस्तान की 40 साल से ज़्यादा जो है खिदमत की है। जी जनाब, आपने मैं रद्द-ए-अमल सुना, आवाम की जानिब से जिन तासुरात का इजहार किया गया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सीनियर एनालिस्ट हैं पीजे मीर साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं उस्मान सईद बसरा साहब आपकी तरफ आऊँगी। रद्द-ए-अमल आपने देख लिया, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आवाम की जानिब से आया है, और कल GHQ में भी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया वो भी आपके सामने है। तो अभी ये कोर कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया गया जिसमें राय भी ली जाएगी। पार्टी के अंदर बातें क्या हो रही हैं इस फैसले को लेकर? जी, तो इसमें देखिए, एक तो जो फैसला होता है इसके पीछे जो एक हमारी कोर्ट की और एक कानून की विजडम तो होती है, लेकिन ये जो फैसला आया है इससे बड़ी अनरेस्ट क्रिएट हुई है। आप देखिए, सोसाइटी के एक बड़े हिस्से के अंदर, आप उसका सोशल मीडिया के ऊपर इजहार भी देख रहे हैं, सोसाइटी के एक बड़े हिस्से के अंदर एक अनरेस्ट है। लोग इस फैसले को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। उसकी वजह यह है कि इस फैसले के पीछे के जो मुहर्रकात हैं उसके ऊपर बहुत से लोगों को डाउट्स हैं, और उसके वो फैसले को जो है वो एक शैडो के अंदर लेके आ रहे हैं। मुशर्रफ साहब को सुना नहीं गया है, और जब हम हुकूमत के मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है मुशर्रफ साहब की शायद कुछ साइड ले रही है, ये ऐसी बात नहीं है। हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी के बुनियादी आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। मुशर्रफ पाकिस्तान के एक शहरी हैं, वो चीफ रहे आर्मी के, वो सदर पाकिस्तान रहे, वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे हैं, और इसके अलावा 40 साल उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, और पाकिस्तान के वो शहरी हैं। और तमाम बुनियादी हक जो एक फेयर ट्रायल का हक है, वो मैं जो कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं समझता हूँ कि उनको उस तरह से नहीं दिया गया है। उनके लिए उस तरह के वो तमाम ऑप्शन जो एक फेयर ट्रायल को के इंग्रेडिएंट होते हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये सिर्फ फेयर ट्रायल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हाई ट्रिजन का केस है, आप लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है। अभी जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो उजरत में ये फैसला दिया गया है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, या फिर आप लोग इस केस को हाई ट्रिजन का समझते ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ये समझ रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं, और गवर्नमेंट ने जब पहले भी इस्तदा की थी कि इस फैसले को रोका जाए और अभी इसको होल्ड किया जाए, उसकी बुनियादी तौर पे कानूनी वजूहात हैं। ना तो हम ये कह रहे हैं कि फ़लाँ आदमी को सज़ा दें, ना हम ये कह रहे हैं कि फ़लाँ आदमी को सज़ा न दें। कानून अपना रास्ता बनाए, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, महज़ब दुनिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है उसी पर बिलीव करते हैं, और आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर मुआशरे आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हमने बुनियादी तौर पर जो सवाल उठाया था, और आज भी उस सवाल को अभी वो तिश्ना तलब है, अभी वो उसका जवाब नहीं दिया गया है, वो ये था कि जब हमने एक प्रोसिक्यूशन टीम थी, जो प्रोसिक्यूशन टीम हमने डी नोटिफाई कर दी, तो एक बुनियादी हक था कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको अपने जो दलाइल हैं उसको सुना जाता, प्रोसिक्यूशन जो टीम है वो इसको क्रॉस एग्जामिन करती। लेकिन जब एक टीम ही डी नोटिफाई कर दी गई, लीगल टीम सिरे से मौजूद नहीं थी और उसकी वो एक लीगल ऑडेसिटी नहीं थी, तो जब फैसला किया गया है तो एक पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया। हुकूमत के वक्त का नजरअंदाज कर दिया गया, हमारा ये कहना है नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें सुना ही नहीं गया, उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए था। पीजे मीर साहब, कल से अब तक यकीनी तौर पर आप इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होंगे, जिस तरह का रद्द-ए-अमल जहां जहां से आया है वो आपको यकीनी तौर पर मालूम होगा। आपकी अपनी राय क्या है इस सारी सूरत हाल पर?
देखें, जिस तरह उस्मान ने भी बात की है, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ कल मैं गया हूँ, आज भी लोगों ने इस पे इतनी मजम्मत की है, मैंने कभी नहीं देखी ऑनेस्टली। नवाज शरीफ जब गए काफ़ी तनकीद हुई, ये हुआ फलाना, लेकिन इतनी तनकीद मैंने कभी नहीं देखी कि जितनी इस जजमेंट से आई है। ये कहते हैं कि देखें ना, आपने दूसरी पार्टी को तो सुना ही नहीं है और ये तैयार थे आने के लिए। ये मैं गारंटी करता हूँ, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि शायद मैंने कहीं ना बताई हो, कि मैं आपको बता रहा हूँ वसूख से कि ये तैयार थे आने के लिए। इनकी 3 कंडीशंस थी। इन्होंने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी दें और अगर मुझे मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो मुझे रोका ना जाए, एंड दैट वाज इट, एंड ही वाज रेडी टू कम। मैंने एक बड़े सीनियर आदमी से बात की, उसने कहा कि आएंगे। मैंने कहा जी मैंने बात की उनसे, वो आएंगे। तो उसके बाद अगर आप वो तैयार हैं और आप कहते हैं कि जी फिर उसके बाद आप काम ना करें और अखबारों में और टेलीविज़न में एक मिसरिप्रेजेंटेशन हो, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ मोस्ट अनफेयर। ये बिल्कुल सही कहा उस्मान ने। भाई 40 साल यार, ही सर्व द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने वो पाकिस्तान को कहाँ लेके आए और आपके किस मुकाम पर उन्होंने बिठाया। और जब वो गए बाहर 2008 में, आई टेल यू, यूरोप में ले लें, लंदन में ले लें, वाशिंगटन में ले लें, इन्होंने पाकिस्तान का केस प्लीड ही किया है, डिस्पाइट द फैक्ट इनको तनकीद होती थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, लेकिन इन्होंने इसको बिल्कुल साइड पे रख के पाकिस्तान का केस और मुंह तोड़ के जवाब देते थे हिंदुस्तान को, अभी भी देते। द क्वेश्चन इज, आप ऐसी हार्श जजमेंट देनी, और मुझे पता है ये क्यों दी गई है, ये सारी दी गई है कि इस गवर्नमेंट को एम्बैरस किया जाए। इस गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, लेकिन ये एक बड़ी इंट्रीग हुई है और मैं समझता हूँ इस इंट्रीग से आपने पाकिस्तान आर्मी का मोराल, उसके जवान का मोराल आप ख़राब करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान को अपीज़ किया गया इसके अंदर, और एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँगा ये वो लोग हैं, उनको उनके मुंह के ऊपर आपने मुस्कुराहटें आप लेके आ गए। मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत है, एंड हैट्स ऑफ टू द DGISPR जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है और कहा है कि वो कभी गद्दार हो नहीं सकते और नहीं हो सकते। संगीन आप कह रहे हैं कि ट्रीजन, वो तो डेली आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो कोई बात करता नहीं है। क्या लोगों के हकायत मिल गए? ये ट्रीजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। आप हर चीज़ ये लगे हुए संगीन जुर्म हो गया। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 1 क्वार्टर, इट इज़ ऑल ओवर। तो मैं समझता हूँ ऐसे जब आप ऐसे जजमेंट देते सोच के दें। बहरहाल ये भी जाएगा अपील के अंदर, एंड यू नो इट विल कंटिन्यू, बट there will be no hanging. Let me tell you now, लोग बाहर आ जाएंगे, एंड मैं बाहर क्या आ जाएंगे, होना ही नहीं है कुछ, तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट। अच्छा उस्मान, एक बात ये भी है कि जो हम कल से देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले का जो एक इंस्टेंस है 2007 का जो इक़दाम है, उसका भी चर्चा बार बार हो रहा है और उस पर भी कल से हम देख रहे हैं कि इस फैसले के आने के बाद बात हो रही है। लेकिन अब जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत है, तो इस इक़दाम को लेकर उनका मौक़िफ़ क्या है? आर्टिकल बनता भी है 6 या नहीं बनता, वो क्या कहते हैं? पास हो रहा है तो इससे आपको एक पूरा भरपूर जो मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं इन सारे क्वार्टर्स में से होने वाली बात को भी जानता हूँ, देखिए जब ये फ़ैसला किया गया है, हमें इस फैसले में इसका एक पहलू तो आपके सामने है जी, वो फ़लाँ को एक इमरजेंसी और डबल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेकिन मुझे बताइए कि एक फ़ैसले जो इस मुल्क की एक तारीख है जो बड़ी पीछे से आ रही है, तो सिलेक्टिव जस्टिस तो नहीं हो सकता कि आप कहें ये जो एक स्पेसिफिक एक एक्ट है और इसके जो इसके मुहर्रकात थे इस केस को खड़ा करने के, उसकी जो सर्कमस्टांसिस थी, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, जो सर्कमस्टांसिस होते हैं केस के जब उसको दायर किया जाता है, वो उसके मुहर्रकात जो होते हैं, जो उसकी इंटेंशन होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ये जो केस किया गया था, ये इस बात के ऊपर कमोबेश इत्तफाक है हमारी पार्टी के अंदर कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, इसके पीछे कानून कम था और ज़ाती गरज मियां नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा था। और जब उन्होंने इसकी लीगल टीम को अपॉइंट किया, उसी से आपको नज़र आ जाएगा कि वो लीगल टीम कौन लोग थे, क्या उनको कहा गया, और उस पर इसको भी इसमें भी आगे आ जाएं। आप ये देखें कि जब हमने डी नोटिफाई कर दिया एक टीम को, इसके बावजूद भी उस टीम के सरबराह स्टेप डाउन कर गए, लेकिन उनके रिटन जो आर्गूमेंट्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सहरिश जमीर जब बात कर रहे थे, देखिए इसका एक लीगल एक पहलू है, उसके ऊपर तो अदालतों में बहस होगी, बात होगी, ये ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं मेरी जो लीगल इंट्यूशन है मैं इसको जानता हूँ,
ये ऑर्डर क्योंकि नीचे जो सुना गया है इसको प्रॉपरली इसके लीगल एस्पेक्ट्स को, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, ये ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा। लेकिन फिर समझने की कोशिश ये हमें करनी चाहिए एज अ कौम कि आज ये जो पूरी कौम के अंदर इस्तराब पाया जा रहा है, भाई हमारे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, आप देखें कि उन्होंने मुल्क को सर्व किया है, पूरी सोसाइटी के अंदर आज एक अनरेस्ट पैदा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बाहर निकलें सड़कों के ऊपर, लोगों से बात करके देख लें, लोगों में शदीद अनरेस्ट है इसके ऊपर लेकर के। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमने क्या मैसेज दिया दुनिया को कि जो केस कभी पाकिस्तान में चला ही नहीं है, वो हमने एक अपने साहब आर्मी चीफ को हाई ट्रीजन केस के अंदर कह रहे हैं कि आप उसको फांसी दे दें और वो गद्दार है। मतलब लुक एट दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस कानों में जब आता है ठीक कह रहे हैं, कोई शेरीनी नहीं गोल रहा, ये कानों के अंदर भी अनरेस्ट पैदा कर रहा है, अनरेस्ट पैदा कर रहा है और इससे सिचुएशन खराब भी हो सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है और इस पर इसी किस्म का रद्द-ए-अमल जो कि ज़्यादातर देखने में आ रहा है वो ऐसे ही सामने आ रहा है। इस वक्त हमें दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब कल की जो प्रेस रिलीज़ आई BGISPR की जानिब से, जिसमें साफ ये कह दे कि गद्दारी नहीं की गई है, हम गद्दार नहीं समझते हैं, फिर सोशल मीडिया पर सारिफीन जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मुशर्रफ साहब को, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं, आपकी इस पर राय क्या है? और दूसरा, इसमें वो लोग जो सारा कुछ करवाने में साथ थे, जिन लोगों ने समरी लिखी या फिर ये आइडिया दिया, या जो फैसिलिटेटर्स थे, अबेटर्स थे, एडर्स थे, उनका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसमें उनके नाम तब बातें अगर मकसद ये होता कि आपने सिस्टम को ठीक करना है, आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो और सारे लोग मिल के एक आइन के मुताबिक चलते रहें, ऐसा तो था ही नहीं। सिस्टम को दुरुस्त करने का मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ एक आदमी को टारगेट करने का था। और वो टारगेट करना आपने देख लिया, आपको पता ही है कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ क्या मसला था, जनरल मुशर्रफ का चीफ जस्टिस इफ्तिखार के साथ क्या मसला था। वो लोग पहले दिन से ही इस दुश्मनी पे थे, इनको टारगेट कर रहे थे। तो जो ग्रज थी जहाँ पे वो यही निकली और उसी की वजह से एक मुतनाज़ा फ़ैसला सामने आया। अब चीज़ ये है कि आप इसको एक ट्रीज़न कह रहे हैं, संगीन गद्दारी कह रहे हैं। आर्मी का सारा सबसे बड़ा कंसर्न यही, आर्मी ने कभी नहीं ये कहा कि आप ट्रायल ना करें, ट्रायल करें, लेकिन हम यही कहते रहे कि एक फेयर ट्रायल जिसमें तमाम लोग जो शामिल हैं उनका भी ट्रायल हो। लेकिन ये कहना कि ये गद्दारी थी, संगीन गद्दारी थी, वो चीज़ है जो आर्मी अपने ऊपर लेबल नहीं लेगी, ना लेना चाहती है, क्योंकि रैंक एंड फाइल में ये कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं कि जनरल मुशर्रफ एक गद्दार आदमी था। लिहाजा सारा झगड़ा यहाँ पे है जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जवाबदेही करनी पड़ेगी अपने तमाम ऑफिसर्स के सामने कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसने 3 जंगें लड़ी, जो कुछ भी वो कर सकता था करता रहा, तो आज उसको आप गद्दार कहते हैं। गद्दार हो सकता है वो किसी गलती का हो सकता है कि उसने कोई गलती की हो, उसका कोई आदमी से हो जाती हैं गलतियां और जुर्म हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सजाएं होती हैं, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। ये सारा झगड़ा सही वही बात है ना कि ये शोर मचा हुआ है कि 3 जंगें लड़ने वाले को गद्दार करार दे दिया गया, और वो लोग जिन्होंने 3-3 बार मुल्क को लूटा, से बाहर जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, उनको रिलीफ मिल गया है। कुछ इस तरह का ही शोर मचाया जा रहा है और भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। अमजद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर मौज़ूआत भी हैं, उन पर भी बात की जाएगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी जैसे कि आपने ख़बर भी सुनी है कि मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं कल के उस बड़े फैसले पर जो कि दिया गया, जिस फैसले को यही कहा जा रहा है कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसको उजरत में दिया गया, ये फ़ैसला नहीं आना चाहिए था। इस पर हम बात कर रहे थे, अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, अभी मेरी PJ मीर साहब से इसी सारी सूरत हाल पर बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस तरह का फ़ैसला सिर्फ हुकूमत को एम्बैरस करने के लिए दिया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये भी देखना होगा कि ये इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला था, क्योंकि उससे पहले जनरल बाजवा का केस जो कि इससे पहले नज़ीर मौजूद थी, और सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि जैसे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को दी गई थी एक्सटेंशन, ये भी दी जा सकती है और आइंदा के लिए कवानीन बना लिया जाए। लेकिन आपने देखा कि वो उस फैसले में भी काफ़ी 2-3 दिन के लिए अच्छा तहज़ीक आमेज़ किस्म की बातचीत हुई और फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी।
अगर कानून नहीं है, यह सब कुछ गैर कानूनी है, तो वो तो 6 महीने की एक्सटेंशन भी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता था? कोई कानून तो नहीं है, वो भी फिर उस लिहाज से गैर कानूनी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कर दी? तो लगता ये है कि इस चीज़ को देखना होगा कि क्या अदारे को टारगेट किया जा रहा है किसी मकसद के लिए, या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल्स का मसला है। सो मेरा ख्याल है इसका जायज़ा लेना चाहिए आर्मी को, और मेरा अपना अंदाज़ा है कि कर भी रहे होंगे, इसका जायज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि अगर अदारे को टारगेट किया जा रहा है तो उसके जो नुकसानात हैं या उसके नताइज जो है वो बड़े ख़राब निकल सकते हैं। उसके लिए लाजमी बात है कि आर्मी फ़िक्रमंद होगी, क्योंकि बाहर से आप देखते हैं कि ख़तरात दुश्मन की तरफ से भी हैं, और अगर अंदरूनी को मसाइल पैदा हो जाएँ तो उस पर ऊपर काबू पाना ज़रूरी है। सही। दूसरी बात यह है कि मैं आपको 2 केसेस का मवाजना करके बताता हूँ कि 12 अक्टूबर वाला वाक़या जिसमें कि जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को हटाया, उसको अदालत ने जायज़ करार दे दिया। और अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो उसमें अदालत ने सारा वाज़े किया हुआ है कि चूँकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ये ख़राबी कर रही थी, ये गलत काम कर रही थी, ये कर रही थी, जिसकी वजह से मुल्क का चलना मुश्किल था, लिहाजा ये मजबूरी थी और जनरल मुशर्रफ ने बड़ा एक आसान काम किया कि उन्होंने ये टेक ओवर कर लिया और मुल्क को बचा लिया। ठीक। अब ये आप कह लीजिए कि अगर आइन को ख़त्म करना, तोड़ना वो संगीन गद्दारी है, तो आपने उस संगीन गद्दारी को नहीं गद्दारी माना उस वजह से कि आपने हालात का जायज़ा लिया और समझा कि इन हालात में ये करना नागुज़ीर था, लिहाजा इसको गद्दारी नहीं कहा जा सकता। अब जनरल मुशर्रफ को दूसरे केस में उसको मौका ही नहीं दिया सुनने का। अगर सुनते, वो अपने हालात बयान करते और बताते, और हो सकता है कि वो साबित करते कि वाकई उस वक़्त भी हालात ऐसे नागुज़ीर थे कि उनको ये करना पड़ा, और इसलिए ये अदालतों ने ये मौका नहीं दिया कि उस वक़्त वो जो हालात ख़राब थे, जो नागुज़ीर हालात थे, वो अदालतों ने ख़ुद पैदा किए हुए थे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वो हर हालत में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को नाकाम करना चाह रहे थे उस वक्त, लिहाजा उन्होंने इनके वज़रा, इनके सरकारी ओहदेदारान, इनके ब्यूरोक्रेट्स, हर किसी को वो अदालत में हाज़िर किए रखते थे, और कभी किसी चीज़ पे एतराज़, यानी 100 वोटों का एक तमाशा लगा हुआ था। अब वो चीज़ें अगर जनरल मुशर्रफ सामने आते तो क्वाइट पॉसिबल कि अदालत इस नतीजे पे पहुंचती कि जिस तरह 12 अक्टूबर के मामले में ये नागुज़ीर था कि जनरल मुशर्रफ टेक ओवर करें, आज भी नागुज़ीर था कि वो एमरजेंसी लगाएं, लेकिन ये मौका तो दिया ही नहीं उनको। सही। ये तो साबित करने की नौबत ही नहीं आई। नतीजा ये है कि आपने जो फैसला सुना दिया वो उसकी कोई बुनियाद नजर नहीं आती कि किस बुनियाद पे ये फैसला सुनाया किस बुनियाद पर ये फैसला सुनाया गया, बुनियाद ही नजर नहीं आ रही जी, चूंकि आइन को मुअत्तल किया था, लिहाजा इसमें सही, बिल्कुल, इसीलिए इस किस्म का रद्दअमल भी सामने आया है। ये कह दिया कि जनाब चूंकि आइन मुअत्तल हुआ, लिहाजा ये संगीन गद्दारी है। सही। चले आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं और मसला जो कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री का मामला है। ये मामला हल होने में नहीं आ रहा और तकरीबन 10 रोज़ की मजीद मोहलत मिल गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत को। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी इससे पहले हमने परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से कहा गया था कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर हम कुछ नहीं करेंगे। फिर कुछ ऐसी खबरें भी आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो लगा दिया जाएगा, लेकिन जो बलोचिस्तान और सिंध के अरकान हैं उनकी जो तैनाती होगी वो फिर अपोजिशन कह रही है कि हमारी मर्जी से किया जाए। इस पर उस्मान सईद बसरा साहब आप ज़रा रहनुमाई कीजिए कि हो क्या रहा है और क्या 10 रोज़ में ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, इसके ऊपर हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि पार्लिमान जो है उसके अंदर बैठ के बात होनी चाहिए। पार्लिमान के अंदर मौजूद तमाम सियासी जो क़ुव्वतें हैं उनको टेबल पे बैठ के गुफ्त व शनीद से इस मसले का हल निकालना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत के अंदर जो डेड लॉग्स हैं उसको पैदा नहीं किया जा सकता। और आखिर अल्टीमेटली जब आपने आगे बढ़ना है तो पार्लिमान में गुफ्त व शनीद के ज़रिए बढ़ना है, क्योंकि आपने पार्लिमान को चलने नहीं दिया काफ़ी अरसे से, वो भी देख लिया कि उससे भी कौम में एक इसराब पैदा होता है। और अल्टीमेटली जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है मुकन्नना की, जब लोग आपको इलेक्ट करके भेजते हैं, वो तो कानून साजी है या कानून साज बाकी जो इदारे हैं उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो अपनी तई आपको जो अभी टाइम भी मिला है, इससे पहले भी हम अपोजिशन को बार बार इसके ऊपर ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन ये एक इसका एक नोशन जो अपोजिशन सेल करने की कोशिश कर रही है कि हम कुछ लो दो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करेंगे, ये कुछ सौदा या बार्गेन तो नहीं हो रही। यहाँ तो हमने ये देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस इदारे के अंदर अगर उनको लगा दिया जाए
तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, कौन इलेक्शन कमीशन को इफेक्टिवली आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो डेडलॉक पैदा होता है बार बार, ये मैं आपको बताऊं, ये अपोजिशन की तरफ से उन नामों की जिद के ऊपर होता है जो सरासर सियासी बैकग्राउंड रखते हैं लोग। देखिए, अब हमको इदारों के अंदर सियासी भर्तियां करने और अपनी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और गवर्नमेंट को ये लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे तो निज़ाम बढ़ेगा। आप देखिए, हमने जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन लगाना था, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप शहबाज शरीफ को, जिनका नाम 56 कंपनियों के अंदर है, जो रमज़ान शुगर मिल के अंदर है, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, किस तरह आप उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर एक ऐसे आदमी को बिठा सकते हैं। लेकिन नहीं, सारी सियासी जमातों ने एक पोलिटिकल शॉट खेलते हुए उनके साथ जाके खड़े हो गए। कोई आइन, कोई कानून, कोई अखलाकियात, कोई सियासी अखलाकियात, कहीं किसी का कोई भरम नहीं रखा। लेकिन हमने फिर भी कि पार्लियामान के मामला चलें और जो आए रोज़ जो लोगों के बेचारों गरीब कौम के टैक्स का लाखों रुपया और करोड़ों रुपए के ऊपर पार्लियामेंट रोज़ाना की बुनियाद पे चलती है, ये आगे बढ़े। लेकिन आपने देख लिया कि उसका भी अपोजिशन ने ये निकाला कि अभी जब वो बाहर तशरीफ ले गए हैं तो अब उनको याद भूल गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर शहबाज शरीफ को होना चाहिए और वो आगे लेके चलें। देखिए, ये अपोजिशन को समझना होगा कि पाकिस्तान को आगे अगर हमने लेके जाना है तो हमें फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की सियासत को दफन करना होगा और राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल उस पर काम करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। मुझे बताइएगा पीजे मीर साहब, ये क्यों कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी, ये तासुर मिलता है, ये तो बिल्कुल एक मुकमुका का तासुर मिलेगा, ये क्यों नहीं इस पॉलिसी को अपना रहे कि भाई राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, क्यों ऐसा तासुर दिया जा रहा है? देखिए, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग। एक तो किसी में आप कह लो कोई ट्रस्ट तो है ही नहीं है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है इस मुल्क के अंदर, कोई किसी पे इता नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो अगर कोई चीज़ भेजती है, अपोजिशन समझती है कि शायद इनके आदमी हैं, इधर से उधर से कोई जाता है वो कहता है शायद उनके आदमी हैं। हमें एक नेशनल कैरेक्टर आपका जब तक नहीं बनेगा, इसी तरीके से ये तो आ जाए ना, ये पीटीआई वाले तो अब आए हैं, इनका तो कोई पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन द ऑपोजिशन एंड देन कमिंग स्ट्रेट इनटू द गवर्नमेंट। लेकिन आपके पास पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनका तो पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, और वो जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर आपने पीटीआई को भी इनगल्फ कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपने इसी मोडस ऑपरेंडी से काम करना है तो आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तकड़ा होगा नहीं। और पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन, ये जिसकी हम बार बार बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द 1970 इलेक्शंस जिस पे अभी आप क्वेश्चन मार्क्स भी डालना शुरू कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपने हर इलेक्शन पे आपने कहा टेंटेड पेंटेड, आज की गवर्नमेंट आई है आपने इसको सिलेक्टेड कह दिया है, कोई दूसरे आते हैं कुछ और हो जाते हैं। तो हम तो कहीं टिक के बैठ नहीं रहे, वो इसलिए बैठ नहीं रहे हैं बिकॉज एवरीबडी, वो एक कहावत है कि टू मेनी इंडियंस एंड नॉट टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। ये हमारा एक मौक़िफ़ बन गया हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि जो आज की गवर्नमेंट है अगर वो आज काम अच्छा करेगी तो कल अगर आप आएंगे यू विल इनहेरिट समथिंग बेटर। लेकिन हम इस लाइन पे चल ही नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं जो पुराना हमारा मोडस ऑपरेंडी है, एंड विद द रिजल्ट कि आपका ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा हो गया है कि आपने फ्रैक्चर्स सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दिए हैं। आपने कर दिया है कि ये पीएमएलएन का फ्लैग है, ये पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, पीटीआई है, एंड सो ऑन फॉर। पाकिस्तान के फ्लैग को हमने साइड पे रख दिया है। वी हैव टू बी वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, और इसके अंदर एक दूसरे से कंसिडरेशन, एक दूसरे को आप कह लो कि सब्र दिखाओ। असेंबलीज में देख लो, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक बात लाती है, ऑपोजिशन जंप मारती है, ऑपोजिशन करती है, गवर्नमेंट जंप। वी नीड टू बी सिटिंग और लोगों के काम एड्रेस करो। असेंबली ने तो काम ही नहीं किया है। और मैं आज आपको बताऊं सहरिश, ये जब गवर्नमेंट जाएगी ना, इन्होंने गवर्नमेंट के पीछे पड़ देना है, जी असेंबली में क्या किया, ये करते रहे, वो करते रहे। वी नीड टू बी इवैल्यूएटिंग द एंटायर असेंबली इन दिस सिनेरियो। तो पीजे मीर साहब, मैं बल्कि अमजद साहब से सवाल करूंगी, यहाँ तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे बंदे को भी डिस्प्यूटेड बना दिया गया, तो यहाँ तो ओवरऑल सिस्टम की ओवरऑलिंग की जरूरत है। क्या ख्याल है आपका अमजद साहब? देखिए, बात यह है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम मेरा ख्याल है कि वैसे तो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन शायद एज की वजह से उनका कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उससे हट के जो चीज़ है, मैंने देखा है कि जो भी पार्टी इलेक्शन हारती है
वो सारे सिस्टम को, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करार दे देती है, डिस्प्यूटेड कर देती है और उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। मुश्किल यह है कि इनमें से कभी भी किसी ने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि हमने क्या किया है। मैं मौलाना की पार्टी से हमेशा बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा अभी इल्ज़ाम तराशी करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, कि जनाब ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं, मौलाना को हरा दिया गया जानबूझ के। मौलाना से सिर्फ एक सवाल है कि आप एक काम बता दें जो आपने पाकिस्तान की खिदमत के लिए किया, पाकिस्तान की भलाई के लिए अपने पूरे सियासी कैरियर में अगर आपने एक काम किया है, या मुझे वो चंद एक काम बता दें जो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भलाई के लिए काम किए। वो तो उन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन जो काम वो बहुत अच्छा करते हैं, वो करने के बाद वो आजकल काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि ये कल हम बात कर रहे थे, इस हफ्ते को तो जमानत का हफ्ता कहा जा रहा है कि जब आप तो मुश्किल यही है कि जो जितनी भी ये पार्टियां जो इलेक्शन हारी होती हैं, ये इकट्ठे हो जाती हैं, एक दूसरे को अगर आईना ही दिखा दें तो उनको समझ आ जाए कि उनको अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस होगी, लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, वो क्यों ना क्वेश्चन करें, क्यों ना पूछें कि जनाब आपने अब पंजाब में नून लीग PMLN ने 10 साल लगातार हुकूमत की, उससे पहले भी हुकूमत में रहे हैं। अब 10 साल में अगर मैं जाऊं और मुझे सिर्फ जाके वहाँ पे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखा दिए जाएं जो कर्जे पे बनाए गए, मुझे 4 वहाँ पे फ्लाईओवर दिखा दें, या मुझे ये ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस जिनका कर्जा उतारना आज वबाले जान मुसीबत बनी हुई है, जिसपे सब्सिडीज पे चला रहे हैं, तो मैं क्या उनको तमगा दूंगा? यही सवाल होगा ना कि जनाब यही आपकी परफॉर्मेंस है कि आपने दिखावे के काम तो कर दिए, लेकिन अवाम तक क्या आपकी पहुंची? बिल्कुल डिलीवर आपने उस तरीके से किया नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो आर्टिफिशियली जो आपने दिखाना था वो तो आपने दिखा दिया। सही। अच्छा अमजद साहब, एक और बहुत अहम मामला है, जो मरियम नवाज हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई है कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, उनका पासपोर्ट वापस किया जाए, उनको अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जाना है। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज बैरिस्टर फ़रूक नसीम की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है। ज़ैली कमेटी का हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ECL से नाम निकालना है, नहीं निकालना, क्या करना है। तो तैयब बताइएगा, आज इजलास में कौन कौन शामिल होगा, क्या फ़ैसला होने जा रहा है? अच्छा, तैयब से हम रब्ता करेंगे। PJ मीर साहब, वैसे आपका क्या ख्याल है, इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, छोटे मियाँ साहब भी हैं, बड़े मियाँ साहब के दोनों बेटे मौजूद हैं, उनकी एक बेटी और मौजूद है, क्या कितनी स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो मरियम ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो अपनी वालदा की वफ़ात के बाद वही अपने वालिद को देखती रही हैं, लिहाजा उनको तीमारदारी के लिए जाना है? सैरिश, इफ़ यू अलाउ मी, ये भी अब जनरल साहब एक बात कर रहे थे कि ये मौलाना कहते हैं कि जी हमें हरवा दिया गया, बिकॉज वो बेसिकली आर्मी को वो टारगेट करते, एस्टैब्लिशमेंट को हमें हरवा दिया गया। आर्मी का इतना ही वो आप कह लो असर, तो फिर जनरल मुशर्रफ के फैसले पे नहीं आर्मी इंटरवीन कर सकती थी उससे पहले? मुझे बताएं ना आप। सही बात है। आज जो आर्मी मजम्मत कर रही है तो ये पहले नहीं कर सकते थे। आई मीन आपके सामने कट एंड ड्राई, एवरीबॉडी ये मिलान करने की कोशिश की जाती है। ये जो किसी पे इल्जाम लगाना, ये तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी। अब बात आती है आपकी मरियम की। देखिए एग्जैक्टली अब बात आती है आपकी। देखें, एक तो अनप्रेसिडेंटेड है कि आपके कोर्ट्स ने अलाउ कर दिया नवाज शरीफ साहब को। पहले तो उनको कन्विक्ट करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, फिर उनको बेल में डाल देते हैं, फिर उसके बाद उनको लंदन भेज देते हैं। चलो ऑल राइट, ये कोर्ट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है। सो एक तो ये, अब आपने एक प्रेसिडेंस खोल दिया है। इस प्रेसिडेंस में अब आसिफ अली जरदारी भी चले जाएंगे, आपके कॉर्पोरेट के बिजनेसमैन भी चले जाएंगे, जिसके पास पैसा है वो निकल जाएगा। ओके, ये प्रेसिडेंस अब आ गए। दूसरी अब बात आती है कि आपके ये जो अब इस वक्त मरियम का जो केस है, मरियम के ऊपर आपने जो चार्जेस लगाएंगे गलत हैं, सही हैं, ये प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का काम है। द क्वेश्चन इज कि आप PLDs में क्या लिखेंगे आगे कि मरियम को आपने कैसे जाने दिया, किस बेसिस पे जाने दिया, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इट। मैं समझता हूँ ये बहुत ये मरियम ट्रायल पे नहीं है, अब ये कोर्ट्स ट्रायल पे है। I'm telling you now, the courts are on trial, not Maryam. So I think we'll have to wait and see कि ये आगे क्या होता है, और देखना है कि किस तरह किया जाता है। ये बिल्कुल हुकूमत के लिए इम्तिहान भी है कि वो किस तरह उन्हें जाने दे सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिस बिल्कुल मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका PJ मीर साहब, अमजद शुएब साहब, उस्मान सईद बसरा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।